afternoon. I am Poonam Mishra, Assistant Professor from CSC Department, Institute of Engineering and Science, IPS Academy, Indore. Today, we are going to discuss about virtual memory and page replacement algorithms. Virtual memory. What is virtual memory? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी? ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. एज हमने फिजिकल मेमोरीज सुनी है, जैसे कि मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं. ये दोनों मेमोरी जो कि रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी, दिस बोथ आर फिजिकल मेमोरीज. देन व्हाट अबाउट द वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है. इट इज़ नॉट लाइक अ फिजिकल मेमोरी, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट. अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिग्निफिकेंस देता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग वो आगे डिस्कस करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी हमें किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उस डेटा को फैच करता है और कैसे वो यूज़र को प्रोवाइड होता है. जब भी किसी यूज़र को हमें किसी डेटा का रिक्वायरमेंट है तो वो डेटा ऑल्दो हमारा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, आइदर वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा या रैम में होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सारा डेटा जो है वो हमारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर है. तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जब भी कोई यूज़र कॉल करता है थ्रू ओएस किसी डेटा को, तो वो कैसे फैच होके आता है वो हम लोग देखते हैं. जैसे कि सपोज हमारी ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं. लॉजिकल एड्रेस स्पेस ये क्या है? ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है. सेकेंडरी मेमोरी, इस लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर है. वो डेटा प्रोसेसेस के फॉर्म में होता है. किस फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है? तो हमारा डेटा जो है वो प्रोसेस के फॉर्म में स्टोर्ड है. सपोज ये है प्रोसेस P1, दैट इज प्रोसेस P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4. हमने प्रोसेस को नेम दे दिया P1, P2, P3 एंड P4. तो जो भी डेटा है वो स्टोर है हमारा इन प्रोसेस के अंदर. अब इन प्रोसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है पेज नंबर के अंदर. इनका जो डिवीज़न है, प्रोसेस का डिवीज़न जो होता है वो पेजेस के फॉर्मेट में होता है. दीज आर द पेजेस. एक प्रोसेस को हमने पेज के अंदर डिवाइड कर रखा है. ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी से कुछ डेटा हम मेन मेमोरी में लेकर आते हैं. मेन मेमोरी के बाद वो डेटा हमारा सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर पाता है. अब जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी दैट इज कॉल्ड रैम. यहाँ पर हमारी मेन मेमोरी है जिसे हम रैम बोलते हैं. ये मेन मेमोरी फर्दर डिवाइड होती है फ्रेम्स के फॉर्म में. मेन मेमोरी जो है वो उसका भी फर्दर डिवीज़न होता है जो कि फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है. जैसे कि हम इस फ्रेम्स को नेम दे सकते हैं F1, दैट इज F2, F3, F4 एंड F5. रैम का पार्टीशन जो है वो रैम का पार्टीशन हमारा फ्रेम्स के फॉर्मेट में है और लॉजिक हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर जो भी प्रोसेस स्टोर्ड है उनका पार्टीशन जो है वो पेजेस के फॉर्मेट में होता है. वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट कि फ्रेम का जो साइज होता है, फ्रेम साइज है इज इक्वल्स टू पेज साइज. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पेज साइज. हमारा जो इस फ्रेम का ये जो पार्टीशन किया हुआ है, सपोज F1 जो है, F1 का साइज हमारा किसी पेज साइज के इक्वल होगा. ठीक है. अब हमारी रैम है, हमें डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से उठाकर लेकर आना है मेन मेमोरी के अंदर. यहाँ पर सपोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बाद हमारे पास अवेलेबल होता है एक पेज टेबल. पेज टेबल पेज टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज होती हैं. इस
पेज टेबल के अंदर जो एंट्री होती है वो होती है फ्रेम नंबर्स की। यहाँ पर जो है पेज टेबल के अंदर हमारी फ्रेम्स लिखी होती हैं, फ्रेम 1 2 3, और ये पेज टेबल की एंट्री है जिसको हमने नंबरिंग दे दिया P0 P1 P2 P3 P4 P5 एंड सो ऑन। हर एंट्री के अंदर कोई ना कोई फ्रेम अवेलेबल है, जैसे कि P0 के अंदर F1 अवेलेबल है, P2 के अंदर F2, P4 के अंदर F3 एंड दीज आर द एम्प्टी स्लॉट्स। यहाँ पर कोई भी फ्रेम अवेलेबल नहीं है। जब भी यूज़र किसी पर्टिकुलर डेटा की डिमांड करता है तब क्या होता है, बैकएंड में क्या होता है, तो यूज़र जब किसी डेटा की डिमांड करता है तो हमारे पास में एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है। ओएस क्या करता है, एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है। ये लॉजिकल एड्रेस हमें क्या बताता है, ये लॉजिकल एड्रेस हमें ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो किस फ्रेम के अंदर स्टोर्ड है। सपोज ये P1 प्रोसेस है, इसके हमने फर्दर डिवीजन किए P0 P1 P2 P3 P4। इसी तरीके से हमने P2 का डिवीजन करा P0 P1 P2 P3 P4, P3 का P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 एंड P4। ये प्रोसेस इसके फर्दर डिवीज़न है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 5 हैं। अब रैम के अंदर जो हमने फ्रेम्स का पार्टीशन किया, इसमें कुछ नंबर ऑफ पेजेस हम यहाँ स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। देन उस पर्टिकुलर फ्रेम का नंबर जो होता है वो फ्रेम का एंट्री जो है वो पेज टेबल के अंदर होती है। पेज टेबल हमें ये बता रहा है कि किस फ्रेम के अंदर हमें जाना है। सपोज लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ तो लॉजिकल एड्रेस से सबसे पहली एंट्री हमें फ्रेम नंबर के पास लेकर जाएगी कि हमारा डेटा कौन से फ्रेम में स्टोर है। तो यहाँ से हम इस टेबल के थ्रू हमें वो फाइंड होगा कि हमें कौन सी फ्रेम पर जाना है। सपोज हमें फ्रेम 1 का एड्रेस मिलता है तो हम फ्रेम 1 पर जाएंगे एंड देन फ्रेम 1 के अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो डेटा हम एग्जीक्यूट करके लेकर आएंगे। वर्चुअल मेमोरी क्या कर रही है यहाँ पर, वर्चुअल मेमोरी का क्या काम है, तो वर्चुअल मेमोरी के दो मेन सिग्निफिकेंस होते हैं। हमने जैसा बोला कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी एक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट एन फिजिकल एंटिटी। ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर हमें क्या, कैसे डेटा लेकर आ रही है या क्या सिग्निफिकेंस दे रही है वो हम देखते हैं। तो मेन फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो है वर्चुअल मेमोरी का वो ये है कि वो हमें एक इल्यूजन क्रिएट करके देती है। क्या, एक इल्यूजन, कैसे, यूज़र को इल्यूजन देती है किस चीज़ का, ये कि उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल है रैम के अंदर, जितना भी रैम है रैम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल आ रही हैं, जिसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और दूसरा सिग्निफिकेंस वो ये देती है कि सपोज हम जानते हैं कि मेन मेमोरी जो होती है उसका साइज जो होता है वो लिमिटेड होता है। जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड इन साइज। हम यहाँ पर रैम की बात कर रहे हैं और रैम जो है वो लिमिटेड साइज में आती है। जैसे कि आप देखें तो 8 GB रैम, 4 GB रैम, 16 GB रैम, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो साइज ऑफ रैम है वो फिक्स होता है, लिमिटेड साइज है। अब इस लिमिटेड साइज में हमारा ये कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को हम इस लिमिटेड रैम के अंदर स्टोर करा पाएँ, अकोमोडेट करा पाएँ, ठीक है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कहना ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को रैम के अंदर स्टोर करा पाएँ। तो यूज़र को एक इल्यूज़न होना चाहिए कि ये इल्यूज़न है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस आ रही है, क्योंकि वो इल्यूज़न ही होगा, हमारी तो लिमिटेड मेमोरी है और लिमिटेड मेमोरी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस तो ला नहीं सकते। एक टाइम पर, मतलब एट द एंड ऑफ अ टाइम हमारे ये स्लॉट्स फ्रेम्स जो होंगे वो फुल हो जाएंगे।
हमारे पास कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं होगा, तो हम कैसे उनको अकोमोडेट करा पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका इल्यूजन क्रिएट करना, दैट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये वर्चुअल मेमोरी का सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट सिग्निफिकेंस। एंड वन मोर सिग्निफिकेंस इज कि अगर आपका प्रोसेस का साइज आपकी मेन मेमोरी के साइज से भी ज़्यादा हो, अगर आपकी जो प्रोसेस हैं उनका साइज आपकी मेन मेमोरी के साइज से भी ज़्यादा हो, तब हम उनको कैसे अकोमोडेट कराते हैं। मतलब हम ऐसी प्रोसेस जिसका साइज रैम से भी ज़्यादा है, हम उसको भी रैम के अंदर अकोमोडेट करा सकते हैं, जबकि हमारा रैम का साइज तो लिमिटेड है। बट प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जिसका साइज जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसमें जो साइज है वो अनलिमिटेड है और नंबर ऑफ प्रोसेस भी अनलिमिटेड हो सकती हैं। आपके पास में बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं और किसी भी प्रोसेस का साइज भी अनलिमिटेड हो सकता है। उस केस में हमें उन प्रोसेस को मेन मेमोरी में, जो कि लिमिटेड साइज की मेमोरी है, उसके अंदर उनको अकोमोडेट करवाना है। ये हम इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या कर रही है? वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है कि किसी भी लार्जेस्ट साइज की प्रोसेस को, जिसका साइज मेन मेमोरी से भी ज़्यादा है, उसको हमें यहाँ पर अकोमोडेट करवाना है। ठीक है, तो उस केस में होता यह है कि प्रोसेस, सपोज ये P1 प्रोसेस है, इसके पास में टोटल नंबर ऑफ 5 पेजेस हैं। P2 प्रोसेस जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ 5 पेजेस हैं, P3 में भी टोटल नंबर ऑफ 5 पेजेस हैं, P4 में भी टोटल नंबर ऑफ 5 पेजेस हैं। इन पेजेस को, हर प्रोसेस को कंप्लीटली हम फ्रेम के अंदर स्टोर नहीं करवाएंगे। यहाँ वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? वर्चुअल मेमोरी ये करेगी कि कोई प्रोसेस है P1, उसका कोई पेज नंबर है सपोज P1 और P2, वो पेज रैंडमली यूज़ होने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसमें कुछ सम ऑफ द पेजेस ऑफ प्रोसेस, उनको ही वो अकोमोडेट करवाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा P1 ऑफ P2, इट मीन्स P1 पेज ऑफ प्रोसेस P2, और यहाँ पर हमने लिखा P0 ऑफ P3, इसका मतलब है P0 पेज ऑफ प्रोसेस P3। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोसेस को स्टोर करा, पेजेस को स्टोर कराया है। P0 ऑफ P4, P2 ऑफ P1 एंड P4 ऑफ P1। तो यहाँ पर हम सारे के सारे पेजेस, प्रोसेस के सारे पेजेस स्टोर कराने की बजाय हम वहाँ पर कुछ लिमिटेड पेजेस को ही, जिनका रैंडमली यूज़ होने वाला हो, उन पेजेस को हम इस फ्रेम के अंदर स्टोर करवाते हैं। मतलब वर्चुअल मेमोरी उन पेजेस को ही स्टोर करवाती है। अब इसमें हमारा जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो क्या कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को लेकर आना। मतलब यूज़र को ऐसा इल्यूजन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हमारे पास हैं। तो इस केस में जब हम इस तरीके से पेजेस को स्टोर करवाते हैं, या तो जब इस तरीके से पेजेस को स्टोर कराया जाता है, तो यूज़र को जब किसी भी पेज की डिमांड होती है तो उसे हर प्रोसेस का पेज मिल जाएगा, जिससे उसे ये पता लग रहा है कि ये इल्यूजन हो रहा है कि मेरे पास में P1 प्रोसेस भी है, P2 प्रोसेस भी है, P3 भी है एंड P4 भी है। मतलब ऑल दोज प्रोसेसेस, दोज आर इन द लॉजिकल एड्रेस आर अवेलेबल इन द रैम। जैसे ही उसे P1 की डिमांड हुई, उसे P1 भी मिल जाएगा, P2 भी मिलेगा, P3, P4, किसी की भी डिमांड है उसे उसका कोई ना कोई अमाउंट ऑफ पेज या डेटा या बाइट्स अवेलेबल मिलेंगे, जिसकी वजह से उसे ये इल्यूजन होगा कि मुझे सारी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। मतलब यूज़र की डिमांड फुलफिल होती रहेगी तो इसको सारी प्रोसेस अवेलेबल मिलेंगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर रैंडमली कुछ ही प्रोसेस को स्टोर करवाया, तो उससे जो हमारी लार्ज साइज की प्रोसेस है, उन प्रोसेस का भी कुछ अमाउंट हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट हमारा जो सिग्निफिकेंस है वर्चुअल मेमोरी का, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, वो भी हो जाएगा। और सेकंड जो है कि वी कैन स्टोर larger process in the main memory।
अब ये दोनों सिग्निफिकेंस वर्चुअल मेमोरी हमारे कंप्लीट कर देगी। एट द टाइम आपके पास में एडवांटेज तो हो गए, सिग्निफिकेंस तो हमें पता चल गए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को स्टोर करा पा रहे हैं, बड़ी साइज़ के लार्जर साइज़ के प्रोसेस को भी हम स्टोर करा पा रहे हैं। अब डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, क्या है इसका डिसएडवांटेज? तो सपोज हमारे पास एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारे पास में कोई भी फ्रेम खाली नहीं होगी, हमारे पास कोई भी फ्रेम एम्प्टी नहीं है और हमारे पास किसी नई प्रोसेस की डिमांड है, किसी नए पेज की डिमांड है। तो उस पेज को अकोमोडेट कराने के लिए हमारे पास में रैम में स्पेस अवेलेबल नहीं है। अब जब हमारे पास रैम के अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तब क्या होगा? तो उस केस में हमारे पास में हमें स्वैप इन और स्वैप आउट, स्वैप इन एंड स्वैप आउट, हमें स्वैप इन एंड स्वैप आउट मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। हमें कुछ प्रोसेस को स्वैप इन करवाना है और उन्हें इन करवाने के लिए हमें यहाँ से कुछ प्रोसेस को या कुछ नंबर ऑफ पेजेस को स्वैप आउट भी करवाना पड़ेगा। इन स्वैप इन और स्वैप आउट को हम रोल इन और रोल आउट भी कहते हैं। समटाइम्स आपको कहीं कहीं इसे रोल इन एंड इसे रोल आउट भी कहा गया है। सम ऑथर इसे रोल इन और रोल आउट भी कहते हैं। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से कुछ पेजेस को हटाना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एम्प्टी स्पेस आएगी और हम नेक्स्ट प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को हम स्वैप इन कराना चाहते हैं उसे हम इसके अंदर इन करा पाएंगे। अब ये स्वैप इन और स्वैप आउट मेथड कैसे होती हैं, कैसे परफॉर्म होती हैं? तो इन्हें परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में अवेलेबल है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। हमारे पास क्या अवेलेबल है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, जो एल्गोरिथम्स ये स्वैप इन और स्वैप आउट मेथड्स को परफॉर्म करती हैं। जब भी हमारे पास में सपोज ऐसा होता है कि कभी ओएस ने किसी पेज की डिमांड करी, पर्टिकुलर नंबर ऑफ बाइट की डिमांड करी, है ना? अगर किसी नंबर ऑफ बाइट की डिमांड ओएस कर रहा है और वो सबसे पहली स्टेप में पेज टेबल पर जाएगा, पेज टेबल में एंट्रीज चेक करेगा, उससे पेज टेबल में एंट्रीज मिलनी चाहिए। हम लॉजिकल एड्रेस के थ्रू कन्वर्ट कर हम उस फ्रेम तक पहुंच सकते हैं। अगर सपोज उसे फ्रेम मतलब डेटा अवेलेबल नहीं मिला, अगर वो जो भी ये जो एड्रेस हैं, दीज एड्रेस ना, ये P0, P1, P2, P3, ये पेज टेबल की जो एंट्रीज हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस पर वो पहुंचेगा। सपोज उसे मिला कि P1 एंट्रीज को आपको चेक करना है, तो P1 एंट्रीज पर क्या कोई फ्रेम नंबर लिखा हुआ है? नहीं, कोई फ्रेम नंबर नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें ये ओएस को ये जनरेट हुआ कि यहाँ पर जो बाइट वो चाहता था वो अनअवेलेबल है, दैट इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है। इस एब्सेंट के केस को बोला जाता है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या कहा जाता है? इसे पेज फॉल्ट कहा जाता है। जब हमारे पास में डेटा अवेलेबल ना हो जिसकी डिमांड ओएस ने की थी, तो उस केस को बोला जाता है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट के केस में अब यूज़र को तो डिमांड है उस डेटा की, लेकिन वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड कैसे पूरी की जाएगी? उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए आप सबसे पहले यूज़र जो था, यूज़र ने किसी डेटा की डिमांड करी थी, वो डिमांड अवेलेबल नहीं हुई, यहाँ पर आपको वो एंट्री नहीं मिली, तो जो कंट्रोल यूज़र के ऊपर था वो कंट्रोल अब शिफ्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ये कंट्रोल जो यूज़र के हाथ में था वो कंट्रोल अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा चुका है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसे उस पेज को, उस बाइट को अवेलेबल करवा कर देना है। अब यहाँ पर केस है पेज फॉल्ट का। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उस पेज फॉल्ट को सर्विस करके देना है। क्या? उस पेज फॉल्ट को सर्विस करके देना है। रिपेयर, सर्विस,
इस तरीके से उसे सर्विस करके उस डेटा को फाइंड करके यूजर तक पहुंचाना है। उसके लिए स्टेप 1 में ओएस क्या परफॉर्म करेगा? तो स्टेप 1 में ओएस जो है सबसे पहले ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजर की ऑथेंटिसिटी को चेक करने का काम करेगा। क्या वो यूजर की डिमांड जो है वो सही है, क्या वो यूजर ऑथेंटिकेट है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। ये डिमांड को चेक करने के लिए स्टेप 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम को उस यूजर की ऑथेंटिसिटी को चेक करना पड़ेगा। यूजर की ऑथेंटिसिटी चेक होने के बाद सपोज अगर यूजर ऑथेंटिकेट है उस डेटा को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो अब ओएस जो है उसको एंट्री चेक करनी है। ओएस कहाँ जाएगा? ओएस का काम है रहेगा कि ओएस को एंट्रीज को चेक करने के लिए जो भी ओएस का कंट्रोल है वो कहाँ, लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट करना बाइट को, तो वो फाइंड आउट जो है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फाइंड आउट करेगा। यहाँ पर सपोज उसकी डिमांड जो थी, सपोज उसकी डिमांड थी P3 का पेज P1, P3 का पेज P1 उसे चाहिए था, तो अब उसे यहाँ से इस P1 को स्वैप इन कराना पड़ेगा हमारी मेन मेमोरी के अंदर। तो स्वैप इन कर, या तो हमारे पास में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर एम्प्टी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो स्वैप इन स्वैप आउट हमें करवाना पड़ेगा, या फिर अगर एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है तो उस प्रोसेस को डायरेक्टली वो अकोमोडेट करवा देगा किसी फ्रेम के अंदर। जो भी फ्रेम अवेलेबल हो, सपोज ये F0 फ्रेम है, ये एम्प्टी थी, तो उसको वो P1 ऑफ P3 यहाँ अकोमोडेट करवा देगा। और अगर हमारे पास में अवेलेबल फ्रेम्स नहीं है, एम्प्टी फ्रेम्स नहीं है, तो उस केस में उसे स्वैप इन और स्वैप आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो स्वैप इन और स्वैप आउट परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करनी है। जैसे ही ये अकोमोडेट हो जाएगा फ्रेम के अंदर, तो फ्रेम के अंदर अकोमोडेट होने के बाद में ओएस का नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, नेक्स्ट स्टेप ऑफ ओएस इज कि वो पेज टेबल की एंट्रीज, जो पेज टेबल की एंट्रीज है उसे भी अपडेट करे। नेक्स्ट स्टेप में ओएस को पेज टेबल की एंट्रीज को अपडेट करना पड़ेगा, तभी उसकी डिमांड जो है, जैसे कि उसकी डिमांड थी P1 पर, P1 की एंट्रीज चेक करना था, अब P1 को हमें अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सपोज फ्रेम 0, जो कि हमने फ्रेम 0 में 0 के अंदर हमने उस बाइट को जो P1 है, पेज नंबर P1 है, उसको अकोमोडेट करवाया, तो उसकी एंट्री हमें पेज टेबल के अंदर भी अपडेट करनी पड़ेगी। और ये हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया F0। F0 अब जब प्रोसेस, अब यहाँ से कंट्रोल फिर से बैक हो जाएगा हमारे यूज़र के पास में। अब यूज़र को हमें क्या मिलेगा? F0 मिलेगा। यूज़र का काम है अब नेक्स्ट F0 पर स्विच होना। यहाँ से उसे एंट्री पता चल जाएगी कि F0 नंबर की फ्रेम पर उसे स्विच होना है, तो F0 नंबर की फ्रेम पर वो स्विच होगा। यहाँ से उससे पता चलेगा कि जो डेटा है वो है P1 ऑफ P3 एंड देन P3 का जो P1 पेज नंबर है वो एग्जीक्यूशन में आएगा। तो इस तरीके से बैकएंड में हमारा जो डेटा है, इस कॉन्सेप्ट से जो बैकएंड से डेटा जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी से पेज टेबल एंट्री के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। और दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कैसे इल्यूजन क्रिएट करती है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को यूज़र को अकोमोडेट मतलब फ्रेम के अंदर अकोमोडेट करवा पाती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यूज़र को एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि उसके पास में सारी नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल है, दैट इज़ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और बड़ी से बड़ी साइज़, ऐसी प्रोसेस जिनका साइज़ मेन मेमोरी की साइज़ से भी ज़्यादा है, उन प्रोसेस को भी हम मेन मेमोरी में अकोमोडेट करवा पाते हैं। That is the second significance of virtual memory. Now ये swap in और swap out पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू कैसे परफॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं।
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, हमारे पास नंबर 1 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है FIFO, दैट इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. Second is optimal page replacement algorithm. Third one is least recently used algorithm. Fourth one is most recently used algorithm. We have 4 replacement algorithms, that is FIFO, first in first out, optimal page replacement algorithm, least recently used algorithm, and most recently used algorithm, that is LRU and MRU. ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जो हैं ये हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं, हमें न्यूमेरिकल के थ्रू इन्हें समझना होगा. सब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम FIFO. So 0 1 2 0 3 0 2 2 3 0 8 1 2 0. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, हमारा जो कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. यहाँ पर आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग दिख रही है. ये रेफरेंस स्ट्रिंग के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. ये नंबर्स क्या है, व्हाट आर दिस नंबर्स? तो ये नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके पेज नंबर्स. पेज नंबर्स, इन पेज नंबर्स की डिमांड होती है यूज़र को और उन पेज नंबर्स को हमें रैम के अंदर स्टोर कराना है. ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक पार्टीशन है रैम का. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि जो हमारी रैम होती है वो डिवाइड होती है फ्रेम्स के पार्टीशन में. तो यहाँ पर हमारी रैम जो है वो 3 फ्रेम्स के अंदर पार्टीशन है, दैट इज़ F1, F2 एंड F3. फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3. और रेफरेंस स्ट्रिंग जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन होती है. रेफरेंस स्ट्रिंग के अंदर जो भी नंबर्स हैं दैट आर पेज नंबर्स. इन पेज नंबर्स को हमें अकोमोडेट कराना है और हमें पेज फॉल्ट का रेशो और पेज हिट का रेशो कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में हमें गिवन होगी रेफरेंस स्ट्रिंग्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट पेज हिट रेशो एंड पेज फॉल्ट रेशो. And the technique which we are using that is first in first out. First in first out. हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये देखना है कि हम फ्रेम्स के अंदर अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। फ्रेम्स के अंदर हमें अवेलेबिलिटी चेक करना है, क्या ये पेज नंबर हमारी फ्रेम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रेम्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें उन्हें अकोमोडेट कराना है। जैसा हमने प्रीवियसली देखा था कि जब यूज़र को डिमांड होती है किसी पेज की और वो पेज अवेलेबल नहीं होता है, हमारी पेज टेबल के एंट्रीज के अंदर अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है, देन उस केस में पेज फॉल्ट क्रिएट होता है। पेज फॉल्ट के केस में जो हमारा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल हमारे यूज़र से स्विच होकर ओएस की तरफ चला जाता है। नाउ ओएस के पास में पूरा कंट्रोल होता है। ओएस को उस पेज फॉल्ट को सर्विस करना पड़ता है। पेज फॉल्ट सर्विस मीन्स उसको ओएस को उस पेज पर्टिकुलर बाइट को जो कि किसी प्रोसेस के अंदर स्टोर होगी, उस बाइट को फ्रेम के अंदर अकोमोडेट कराना होता है। तो उसके लिए वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करता है पर्टिकुलर बाइट को, पर्टिकुलर पेज नंबर को, देन उस पेज को रैम के अंदर स्टोर करवाता है और रैम्स के थ्रू वो पेज टेबल के एंट्रीज को फिर अपडेट करता है। देन यूज़र के पास में कंट्रोल बैक जाता है और यूज़र को वो पर्टिकुलर बाइट अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसका काम ये है कि सेकेंडरी मेमोरी से उसको कुछ पेजेस को रैम के अंदर लेकर आना है, स्वैप इन करवाना है, और स्वैपिंग कराने के लिए अगर उसके पास में नंबर ऑफ फ्रेम्स एम्प्टी नहीं है, कोई भी फ्री ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो उसे उस ब्लॉक को पहले खाली करना होगा, उसको एम्प्टी करवाना होगा, मतलब कि कुछ पेज को वहाँ से रिमूव कर हमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड देन हम जिस भी पेज की डिमांड है उस पेज को हम वहाँ पर अकोमोडेट करवा पाएंगे। इट मीन्स हम स्वैपिंग करा पाएंगे। तो इस स्वैप इन और स्वैप आउट को करने के पहले हमें रैम में चेक करना पड़ेगा कि क्या रैम के अंदर अवेलेबिलिटी है, हमारे पास में ऑलरेडी पेज अवेलेबल है या तो हमें वो चेक करना है कि ऑलरेडी पेज अवेलेबल तो नहीं है। अगर नहीं है तो पेज फॉल्ट को सर्विस करके लेकर आना पड़ेगा, एंड देन उसे हमें यहाँ पर अकोमोडेट कराना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जो कि हमारा है नंबर 1, दैट इज 7। ये है पेज नंबर्स, दीज आर द पेज नंबर्स। ये जितना भी रेफरेंस स्ट्रिंग में लिखा हुआ है वो हमारे पेज नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारी डिमांड है पेज नंबर 7 की। अब पेज नंबर 7 को फाइंड किया जाएगा फ्रेम्स के अंदर। क्या फ्रेम के अंदर पेज नंबर 7 अवेलेबल है? तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। ऑल 3 फ्रेम्स आर एम्प्टी। इट मीन्स यहाँ पर फ्रेम अवेलेबल नहीं है, पेज अवेलेबल नहीं है, मीन्स पेज फॉल्ट है। पेज फॉल्ट है तो हम यहाँ पर पेज फॉल्ट को एस्ट्रिक के साइन के थ्रू इंडिकेट करेंगे। हम यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन बनाएंगे। तो एस्ट्रिक का साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर पेज फॉल्ट ऑकर हुआ है। अब हमारी डिमांड थी पेज नंबर 7 की। पेज नंबर 7 किसी भी फ्रेम में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण पेज फॉल्ट हुआ, तो पेज फॉल्ट को हमें डिनोट करना है यहाँ पर एस्ट्रिक के साइन से। हमने यहाँ पर एक एस्ट्रिक का साइन लगाया। अब ओएस ने किया क्या? ओएस ने उस पर्टिकुलर पेज को अवेलेबल करवाया और देन उसको रैम के अंदर अकोमोडेट करवाया। तो हम यहाँ पर रैम के अंदर उसे कहाँ अकोमोडेट करेंगे? तो फ्रेम नंबर 1 के अंदर हमने उसे अकोमोडेट कर दिया। ठीक है, पेज 7 अवेलेबल नहीं था, उसे सेकेंडरी मेमोरी से ओएस लेकर आया है और उसने उसे अकोमोडेट करवाया है फ्रेम नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट हमारी डिमांड है 0 की। नेक्स्ट पेज नंबर 0। फर्दर वही स्टेप हमें फिर से चेक करना है अवेलेबिलिटी। पेज 0 इज अवेलेबल और नॉट। तो पेज 0 यहाँ पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स पेज फॉल्ट है। तो पेज फॉल्ट के लिए हम यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, दैट इज पेज फॉल्ट ऑकर। यहाँ पर हमें 7 तो अवेलेबल हो चुका है, एज इट इज अभी वो फ्रेम के अंदर है, वो स्वैप आउट नहीं हुआ है, वो फ्रेम के अंदर अवेलेबल है। अब जो 0 की डिमांड थी, तो 0 को पेज फॉल्ट सर्विस के थ्रू ओएस लेकर आया है
एंड देन उसने उसे अकोमोडेट करवा दिया है पेज फ्रेम नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 1, पेज नंबर 1 चेक लगाएंगे क्या हमारे पास पेज नंबर 1 अवेलेबल है, नहीं है। तो पेज नंबर 1 अवेलेबल नहीं है, अगेन ओएस का कंट्रोल जाएगा ओएस के पास। ओएस क्या करेगा, तो ओएस सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज नंबर 0 को पेज फॉल्ट सर्विस कर लेकर आएगा और अकोमोडेट कराएगा, सॉरी पेज नंबर 1 को लेकर आएगा एंड देन अकोमोडेट कराएगा। अब हमारे पास पेज कहाँ पर अवेलेबल है, F3 फ्रेम नंबर 3 में अवेलेबल है, क्योंकि फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 2 इज ऑलरेडी फिल्ड विद द 7 एंड 0, है ना। ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी कौन है, F3 एम्प्टी है। तो हम 1 को कहाँ अकोमोडेट करवा रहे हैं, फ्रेम नंबर 3 के अंदर हमने 1 को अकोमोडेट करवा दिया। अब यहाँ पर भी हमें एस्टेरिस्क का साइन शो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में पेज फॉल्ट अकर हुआ था और उस पेज फॉल्ट को सर्विस किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखेंगे तो हमारे पास F1, F2 एंड F3, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर F1, F2 एंड F3 तीनों फ्रेम्स फुल हो चुके हैं। अब हमारी तीनों फ्रेम्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। नेक्स्ट डिमांड किसकी है, पेज नंबर 2 की। पेज नंबर 2 को हमें अकोमोडेट करवाना है, पेज नंबर 2 की डिमांड आई है। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट चालू होता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स का, दैट इज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहती है एल्गोरिथम कि हमें उस फ्रेम को सबसे पहले क्लियर करना है, मतलब एम्प्टी करना है, जिसको हमने सबसे पहले यूज़ किया था, है ना। जो फ्रेम सबसे पहले फिल हुई थी उसी फ्रेम को हमें सबसे पहले क्लियर भी करना होगा, है ना। जिस फ्रेम में हमने सबसे पहले डेटा एंटर किया था दैट इज फ्रेम 1, तो हमें फ्रेम 1 को ही सबसे पहले क्लियर करना है। अगर हमें कोई रिप्लेसमेंट करने हैं, हमारी डिमांड ऐसी है जो हमें रिप्लेसमेंट के थ्रू ही हम उसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे सारे ब्लॉक्स जो सारी फ्रेम्स है ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अब हमें इन्हें किसी न किसी को एम्प्टी करना है, तो एम्प्टी करने के लिए हमें एल्गोरिथम पे ध्यान देना होगा। और हम यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसका कहना ये है कि जो फ्रेम सबसे पहले फिल की गई थी उसी फ्रेम को हमें सबसे पहले क्लियर भी करना है। डिमांड है 2 की, पेज नंबर 2 की। पेज नंबर 2 इज़ नॉट अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले तो हम एस्टेरिस्क का साइन यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दैट इज़ वो बोल रहा है कि पेज फॉल्ट ऑकर हुआ है ना। पेज फॉल्ट ऑकर हुआ है तो पेज फॉल्ट को सर्विस करना पड़ेगा। तो सर्विस करने के लिए अब हम जो ओएस है, ओएस कहीं ना कहीं पेज सेकेंडरी मेमोरी से 0 को अवेलेबल करवा देगा, सॉरी पेज नंबर 2 को अवेलेबल करवा देगा, बट यहाँ पर फिल करने के लिए हमें एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले हमारी फ्रेम 1 थी तो हम फ्रेम 1 को ही क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने के लिए जस्ट सिंपल वी कट दिस 7, हमने यहाँ पे 7 को कट कर दिया और यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया जो हमारा नेक्स्ट नंबर है जिसकी हमें डिमांड थी, दैट इज़ 2, इससे हमने इसे रिप्लेस कर दिया। तो 7 को कट करके उसकी जगह हम रिप्लेस कर दिए 2। आप इस एज्यूम कर लीजिए कि हमने 7 वाली स्पेस को एम्प्टी किया है और वहाँ पर हमने पेज नंबर 2 को इन किया है, स्वैप इन किया है, ठीक है। और फर्दर ये जो 2 फ्रेम्स हैं इनका डेटा तो एज इट इज़ ही रहेगा, दैट इज़ 1 एंड 0, वो एज इट इज़ रहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ था, पेज सर्विस किया है, फॉल्ट सर्विस किया है, तो यहाँ पर हमने एस्टेरिस्क का साइन लगा रखा है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारी डिमांड है इस 0 पेज नंबर 0 की। अब हमें फर्दर अवेलेबिलिटी चेक करना है, क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जो हमारी फ्रेम है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी वो डेटा फ्रेम नंबर या पेज नंबर हमारे पास अवेलेबल है। वो पेज नंबर अवेलेबिलिटी को हमें चेक करना है। तो 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल, यस 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन फ्रेम नंबर 2। फ्रेम नंबर 2 में 0 ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जब वो ऑलरेडी अवेलेबल है तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो भी डेटाज हैं F1, F2 और F3 के, उन डेटा को एज इट इज़ लिख देंगे एंड यहाँ मेंशन करेंगे हिट। क्या मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर हमारे थ्रू, हिट। हिट मीन्स पेज हिट।
इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जिस पेज की पर्टिकुलर पेज की डिमांड आई थी वो पेज हमारे पास अवेलेबल था, इट मीन्स पेज हिट हुआ था एंड इजीली वहाँ से हमने उसे एग्जीक्यूट कराकर यूज़र को अवेलेबल करवा दिया था। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पेज हिट। तो यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है पेज हिट है, इसने हमें यहाँ पर हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया हिट। नेक्स्ट तो हमारा 7 हो चुका है, 0 हो चुका है, 1 2 भी हो चुका है एंड अगेन 0 हो चुका है। नेक्स्ट हमारा डिमांड है पेज नंबर 3 का। अब हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्या पेज 3 अवेलेबल है? पेज 3 अवेलेबल नहीं है। नहीं है इट मीन्स यहाँ पर हमें एस्ट्रिक का साइन लगाना है जो कि पेज फॉल्ट को बताता है। और अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट जो था हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, तो हम फ्रेम 1 पहली बार जब हमने रिप्लेसमेंट किया तो हमारी फ्रेम नंबर 1 थी। अब अगला रिप्लेसमेंट हमारा कहाँ पर होगा, जो कि फ्रेम नंबर 2 है। नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी? फ्रेम नंबर 2 की। सबसे पहले हमने फ्रेम नंबर 1 को फिल किया था, देन हमने फ्रेम नंबर 2 को फिल किया था और अगली बार हम नेक्स्ट हम फिल करेंगे फ्रेम नंबर 3 को। तो फ्रेम नंबर 1 को तो हम ऑलरेडी यहाँ पर इस स्टेप पर रिप्लेस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट होगा वो कहाँ पर होगा? फ्रेम नंबर 2 पर होगा। तो हमें फ्रेम नंबर 2 के डेटा को रिप्लेस करना है और हम इसे रिप्लेस करेंगे 3 से, क्योंकि हमारी डिमांड किसकी है? 3 की डिमांड है। तो हमने इसे 3 से रिप्लेस कर दिया एंड जो बचा हुआ हमारा डेटा था वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और हम क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्लेसमेंट किए हैं, पेज फॉल्ट हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन भी मेंशन किया था। ठीक, अब इसके बाद हमारी 3 की डिमांड पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 0 की, पेज नंबर 0 की। पेज नंबर 0 अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल है। यहाँ पर 1 3 एंड 2 है, 0 पेज नंबर अवेलेबल नहीं है। अगेन हमारा पेज फॉल्ट ऑकर होगा और हमें अब फिर से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अब टर्न किसकी है? F3 की, क्योंकि F1 में रिप्लेसमेंट हो चुका है, फ्रेम नंबर 1 फ्रेम नंबर 2 में भी रिप्लेसमेंट हो चुका है। अब हमें फ्रेम नंबर 3 में रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्न था फ्रेम नंबर 3 का, तो हम फ्रेम नंबर 3 के डेटा को रिप्लेस करेंगे बाय 0, जो कि हमारी डिमांड थी। और बचा हुआ डेटा जो रिमेनिंग डेटा है F2 एंड F1 का, हम एज इट इज इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और पेज फॉल्ट हमने क्लियर किया, दैट इज एस्ट्रिक का साइन मेंशन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डिमांड है हमारी पेज नंबर 4 की। अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी, अवेलेबल नहीं है तो हमें रिप्लेस करना है। अब हम F3 को भी रिप्लेस कर चुके थे, तो अब अगेन जो हमारा कंट्रोल है वो कहाँ चला गया? F1 पे चला गया। अब नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी? F1 की। अब हमें रिप्लेस करना है तो हम F1 से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा F1 का जो डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा 4 से, और यहाँ पर हमने फॉल्ट क्लियर किया है इसलिए एस्ट्रिक का साइन, और जो रिमेनिंग डेटा है वो एज इट इज़ हम इसके अंदर फिल कर देंगे। नेक्स्ट डिमांड है हमारी पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के लिए चेक किया जाएगा, पेज नंबर 2 अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट ऑकर होगा, पेज फॉल्ट ऑकर होगा। अब फ्रेम नंबर 1 में रिप्लेस किया था, देन अब टर्न आ गई फ्रेम नंबर 2 की, हम फ्रेम नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे और जो डेटा है हमारा वो है 2। हमने पेज नंबर 3 को रिप्लेस करके हमने पेज नंबर 2 लिख दिया एंड 0 एंड 4 एज इट इज लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारी डिमांड 2 की पूरी हो चुकी है। अब हमारे पास में डिमांड है 3 की। 3 की अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी, पेज नंबर 3 अवेलेबल नहीं है। अगेन अब रिप्लेसमेंट यहाँ F1 में हो चुका, F2 में हो चुका, अब रिप्लेसमेंट होगा हमारा F3 के अंदर। F3 का डेटा रिप्लेस किया जाएगा किससे? पेज नंबर 3 से। देन हमारी पेज नंबर 3 की डिमांड हो चुकी है पूरी, और यहाँ पर हमने लगाया है एस्ट्रिक का साइन एंड देन ये 2 एंड 4 को रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट डिमांड है 0। 0 अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट ऑकर हुआ। अब रिप्लेसमेंट होगा अगेन F1 के अंदर। F1 का डेटा हम रिप्लेस करेंगे 0 से एंड बाकी डेटा रिमेनिंग डेटा को एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारी डिमांड पूरी हो गई 0 की। नेक्स्ट हमारे पास में डेटा अवेलेबल है 3, डिमांड है हमारे पास 3 की। हम 3 की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, क्या 3 अवेलेबल है? तो 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर 3 ऑलरेडी अवेलेबल है तो डेटा एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर मेंशन किया जाएगा हिट, पेज हिट।
पेज, अगर पेज अवेलेबल होता है तो हम डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उस सिचुएशन को बोला जाता है हिट, पेज हिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डिमांड है 1 की, 1 इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल के केस में लास्ट रिप्लेसमेंट F1 में हुआ था, तो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट F2 में होगा। इसे हम क्लियर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 एंड रिमेनिंग डेटा को हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पेज फॉल्ट था, हमने यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन लगा दिया। नेक्स्ट डिमांड है 2 की, 2 इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल इट विल रिप्लेस बाय 3, फ्रेम नंबर 3 से रिप्लेस होगा। यहाँ पर हमने रिमेनिंग डेटा को एज इट इज अवेलेबल करवा दिया है और यहाँ पर हमने लगाया है एस्टेरिस्क का साइन। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 0, 0 की चेकिंग लगाएंगे। 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल, देन डेटा एज इट इज कॉपी कर देंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे पेज हिट। तो इस तरीके से हमने फीफो को फॉलो करते हुए पेज रिप्लेसमेंट किए। यहाँ पर हमने डिनोट किए हैं कुछ पेज फॉल्ट और हिट। अब हम पेज फॉल्ट और पेज हिट को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज हिट कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ पेज हिट्स हैं 1, 2 एंड 3 और टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 नंबर ऑफ टोटल पेज फॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट पेज हिट रेशियो एंड पेज फॉल्ट रेशियो। पेज हिट रेशियो, उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ हिट ऑफ पेज हिट अपॉन total number of pages or references into 100। तो टोटल नंबर ऑफ पेज हिट हमारे यहाँ पर है 3 और टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 3 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। 3 5 are 15, इट इज 20%। तो हमारा जो पेज हिट रेशियो है वो कैलकुलेट हो गया है 20%। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था पेज फॉल्ट रेशियो। पेज फॉल्ट रेशियो के लिए दिस इज पेज फॉल्ट रेशियो, इसका हमारा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अपॉन टोटल नंबर of references into 100। पेज फॉल्ट है हमारे 12, रेफरेंस है हमारे 15 इंटू 100। यहाँ पर हमारा पेज फॉल्ट जो कैलकुलेट हुआ है दैट इज़ 80% और पेज हिट रेशियो जो हमारा कैलकुलेट हुआ है वो 20%। 100% में से हमारा 20 एंड 80 का रेशियो आया है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू हमने पेज फॉल्ट और पेज हिट रेशियो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक रेफरेंस स्ट्रिंग लेंगे हम कैलकुलेशन के लिए, मतलब और उसको भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से सॉल्व करेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे हम उसे एक बार 3 फ्रेम्स, नंबर ऑफ 3 फ्रेम्स के साथ सॉल्व करें एंड वन मोर टाइम वी विल सॉल्व बाय नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 फ्रेम्स उसके अंदर हम लेंगे।
हमारे पास में एक रेफरेंस स्ट्रिंग है जो कि गिवन है। इस रेफरेंस स्ट्रिंग को हम दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। पहली मेथड में हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पार्टीशन जो है रैम का वो तीन फ्रेम्स का करें, 3 फ्रेम्स का, ठीक है। नेक्स्ट मेथड में हम सेम क्वेश्चन को 4 फ्रेम्स के साथ में सॉल्व करेंगे, F4, F3, F2 एंड F1। फ्रेम here there are 3 frames and यहाँ पर हमने 4 नंबर ऑफ फ्रेम्स का यूज़ किया है। हम मेथड जो फॉलो करने वाले हैं वो फीफो ही है, दोनों केस में हम फीफो ही फॉलो कर रहे हैं। वी जस्ट वांट टू एनालिसिस कि दोनों का रिजल्ट क्या आता है, कहीं पर क्या पेज फॉल्ट ज़्यादा ऑकर होने वाले हैं या कहीं पर पेज हिट रेशो ज़्यादा आने वाला है, ये चेक करना है, हमें एनालिसिस करना है कि अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स का काउंट बढ़ता है तो क्या आंसर कैलकुलेट होकर आता है। दोनों का कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के केस में हमारा आंसर सेम आए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा हम जब कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को यहाँ पर अकोमोडेट करवा पाएंगे। तो हम क्या रिजल्ट होता है, क्या एनालिसिस निकल कर आता है, वो देखने के लिए हम दोनों मैथड्स को सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग हमें गिवन है, फीफो मेथड हम यूज करने वाले हैं। स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेम 3 सिचुएशन। फर्स्ट केस में डिमांड है 1 की, 1 इज नॉट अवेलेबल इन द फ्रेम, किसी भी फ्रेम में 1 अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट का केस है। पेज फॉल्ट को यहाँ पर सर्विस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर पेज फॉल्ट के लिए एस्ट्रिक का साइन डिनोट करते हैं। पेज सर्विस होकर हमें जो 1 है वो अकोमोडेट हो जाएगा रैम के अंदर, तो यहाँ पर हमने इसे अकोमोडेट करवा दिया। नेक्स्ट केस है हमारा 2 की डिमांड है, 2 इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल के केस में हमारा पेज फॉल्ट होता है, साइन डिनोशन के लिए हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने पेज 2 को अकोमोडेट करवा दिया। 1 इज एज इट इज रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 3 की, 3 इज नॉट अवेलेबल। अगेन द सेम केस, हम यहाँ पर 3 को अकोमोडेट करवाएंगे, पेज फॉल्ट था तो पेज फॉल्ट के लिए एस्ट्रिक का साइन हमने अवेलेबल करवा दिया। नेक्स्ट केस डिमांड है 4 की, 4 इज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर सारी फ्रेम्स फिल है, ऑलरेडी फिल है। अब ऑलरेडी फिल के केस में हमें किसी ना किसी को स्वैप आउट करना पड़ेगा और स्वैप इन करना पड़ेगा, क्योंकि हम 4 को स्वैप इन कराना चाहते हैं। जब हम 4 को स्वैप इन कराएंगे तो यहाँ पर हमें फीफो का यूज़ करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम का। तो जो फ्रेम सबसे पहले फिल हुई थी उस फ्रेम के डेटा को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रेम 1 पहले फिल हुआ था, हम इसके डेटा को रिप्लेस करेंगे बाय 4। और यहाँ पर हमने क्या किया, पेज सर्विस किया, पेज फॉल्ट था तो हमने यहाँ एस्ट्रिक का साइन मेंशन किया, डेटा हमारा ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, हमारी ये डिमांड भी पूरी हो चुकी है, अकोमोडेशन हो चुका है। नेक्स्ट इज 1 के केस में हम अवेलेबिलिटी चेक करना है, मैं क्या अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट होगा, पेज सर्विस किया जाएगा। नेक्स्ट टर्न है फ्रेम 2 की, क्योंकि 1 के बाद में हमने 2 को अकोमोडेट करवाया था, देन हम डेटा रिप्लेस करेंगे फ्रेम 2 का। फ्रेम 2 का डेटा रिप्लेस करेंगे बाय 1 एंड 3 एंड 4 एज इट इज आ जाएंगे, हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट डिमांड है 2 की, 2 अवेलेबल है नहीं है तो पेज फॉल्ट ऑकर होगा और हमें रिप्लेस कराना है अब फ्रेम 3 को हम रिप्लेस कराएंगे बाय 2 से हमने उसको रिप्लेस करवा दिया एंड डेटा जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब हमारी डिमांड
पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास में 5 की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। 5 अवेलेबल है, 5 इज नॉट अवेलेबल। देन अब फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया, फ्रेम 1 पर। तो फ्रेम 1 का डेटा हम रिप्लेस करेंगे थ्रू 5 और रिमेनिंग डेटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर पेज फॉल्ट था तो हमने एस्टेरिस्क का साइन मेंशन किया है। नेक्स्ट थिंग, हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है 5 की, अब डिमांड है 1 की। 1 अवेलेबल है, यस 1 इज अवेलेबल इन फ्रेम नंबर 2। फ्रेम नंबर 2 में ऑलरेडी अवेलेबल है। जब अवेलेबल ऑलरेडी होता है तो उस केस को हम बोलते हैं पेज हिट। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करने वाले हैं, हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं हिट। यहाँ पर पेज हिट हुआ है और पेज हिट के केस में हमें एज इट इज डेटा को कॉपी करना होता है। तो हम यहाँ पर एज इट इज डेटा को कॉपी कर देंगे। यहाँ पर एज इट इज हमारा डेटा कॉपी हो चुका है, हमारी 1 की डिमांड पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट डिमांड है हमारी 2 के लिए हमें चेक करना है 2 इज अवेलेबल, यस 2 इज अवेलेबल इन फ्रेम नंबर 3। तो हमें फर्दर हमें यही डेटा एज इट इज कॉपी करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा हमें हिट। हमें मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं हिट। इसके बाद 2 की डिमांड हो चुकी है। नेक्स्ट इज 3 इज अवेलेबल, 3 इज नॉट अवेलेबल। पेज रिप्लेसमेंट होगा, फीफो का यूज करेंगे। लास्ट रिप्लेसमेंट हुआ था फ्रेम नंबर 1 में, तो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट होगा फ्रेम नंबर 2 में और हम यहाँ पर इसे रिप्लेस करेंगे बाय 3। हमने 3 की डिमांड पूरी की है और अकोमोडेट करवा दिया है 3 को फ्रेम नंबर 2 के अंदर। अब रिमेनिंग डेटा को हमें एज इट इज कॉपी करना है और यहाँ पर हमने किया है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट को क्लियर किया, सर्विस किया, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एस्टेरिस्क का साइन। नेक्स्ट हमारी डिमांड है 4 की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। 4 इज नॉट अवेलेबल, देन रिप्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट होगा फ्रेम नंबर 3 में। यहाँ पर हम 2 को रिप्लेस करेंगे 4 से एंड रिमेनिंग डेटा को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन मेंशन करेंगे फॉर पेज फॉल्ट। 4 की डिमांड पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट डिमांड है 5 की। 5 के लिए हमें चेक करना है क्या 5 अवेलेबल है, यस 5 इज अवेलेबल इन फ्रेम नंबर 1। तो हमें डेटा एज इट इज कॉपी करना है और यहाँ पर हमें मेंशन करना है हिट। यहाँ पर हमारा एंड होता है स्ट्रिंग का। हमारी सारी डिमांड यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ हिट कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट कितने हैं वो हम चेक कर लेते हैं। हिट है हमारे 1, 2 and 3। फॉल्ट है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके। पेज हिट रेशियो एंड पेज फॉल्ट रेशियो। पेज हिट रेशियो के लिए टोटल नंबर ऑफ hit upon total number of references into 100. Total number of it is 3 and references are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. That is 25%. And page fault ratio is total number of fault upon total
number of references into 100. हमारे फॉल्ट थे 9 डिवाइड बाय रेफरेंसेस आर 12 into 100. यहाँ पर जब हमने 3 नंबर ऑफ फ्रेम्स लिए थे, 3 नंबर ऑफ फ्रेम्स है हमारे पास में, देन हमारा पेज हिट रेशो 25% कैलकुलेट होकर आया है एंड पेज फॉल्ट रेशो ये 75% कैलकुलेट होकर आया है. अब नेक्स्ट मेथड को सेम फीफो को हम जब नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करते हैं तब हमें कैलकुलेट करके बताना है कि हमारा कितना पेज फॉल्ट आ रहा है और कितना पेज हिट रेशियो आ रहा है. सेम थिंग है, स्ट्रिंग्स हमारी सेम रहेगी दोनों केस में, बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालिसिस अबाउट द रेशियोज. फर्स्ट डिमांड है हमारी पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 इज नॉट अवेलेबल. Again we are mentioned asterisk sign for that, and page after page service we can accommodate page number 1 into frame number 1. Next page is page number 2. Demand is page number 2. तो page number 2 available नहीं है, page fault होगा. पेज नंबर 2 को अकोमोडेट करवाएंगे, डेटा एज इट इज कॉपी करेंगे फ्रेम 1 का. नेक्स्ट डिमांड इज 3 is not available, पेज फॉल्ट ऑकर हुआ है एंड हम 3 को सर्विस करके लाए हैं, हमने इसे अकोमोडेट करवाया फ्रेम नंबर 3 में, एज इट इज डेटा को कॉपी किया. डिमांड कंप्लीट. नेक्स्ट डिमांड इज फॉर 4 इज नॉट अवेलेबल. अगेन पेज फॉल्ट ऑकर, पेज फॉल्ट सर्विस करके 4 अकोमोडेट करवाया है फ्रेम नंबर 4 में एंड रिमेनिंग डेटा एज इट इज कॉपी किया है. डिमांड इज फुलफिल्ड, 4 कंप्लीटेड. नेक्स्ट 1. अब हमें हमारी सारी फ्रेम्स यहाँ पर फुल हो चुकी हैं. नेक्स्ट डिमांड है हमारी 1 की. हमें 1 की अवेलेबिलिटी चेक करनी है. 1 इज अवेलेबल, यस 1 इज अवेलेबल इन द फ्रेम नंबर 1. फ्रेम नंबर 1 में वो ऑलरेडी अवेलेबल है, देन दिस इज द केस ऑफ हिट. दिस इज द केस ऑफ हिट. हिट के केस में हम क्या करते हैं, हम एज इट इज डेटा को कॉपी कर देते हैं. हमने यहाँ पर डेटा को एज इट इज कॉपी कर दिया. नेक्स्ट हमारा 1 भी कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट डिमांड है हमारी 2 की. 2 की अवेलेबिलिटी हम चेक करेंगे, 2 इज अवेलेबल और नॉट. तो 2 इज अवेलेबल वेयर इन ए फ्रेम नंबर 2. ऑलरेडी फ्रेम नंबर 2 में 2 पेज नंबर 2 ऑलरेडी अवेलेबल है. In case of available, this is the situation of hit and we have to copy the remaining data as it is. Next हमारी 2 की डिमांड कंप्लीट है. नेक्स्ट डिमांड है हमारी 5. पेज नंबर 5 we have to check for that is page number 5 is available. Page number 5 is not available. This is the case of what? Page replacement, and we are using here page replacement algorithm FIFO. नाउ हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जिस फ्रेम को सबसे पहले फिल किया गया था उसी फ्रेम का डेटा सबसे पहले क्लियर करना है. ये फीफो का कॉन्सेप्ट है. तो हमने यहाँ पर फ्रेम नंबर 1 का डेटा रिप्लेस किया, बाय विच हम रिप्लेस करेंगे 5 से. तो हमने यहाँ पर 5 से रिप्लेस किया, या फॉल्ट ऑकर हुआ था. रिमेनिंग डेटा को हमने एज इट इज कॉपी किया है और यहाँ पर हमारी 5 की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट डिमांड है 1 इज अवेलेबल, 1 इज नॉट अवेलेबल. नॉट अवेलेबल का केस इट मीन्स फॉल्ट ऑकर. फॉल्ट ऑकर तो फॉल्ट सर्विस होगा, डेटा रिप्लेसमेंट में जाएगा. पेज रिप्लेसमेंट में हमने फ्रेम 1 में रिप्लेस कर दिया था. नेक्स्ट टर्न है हमारी फ्रेम 2 की, तो जो रिप्लेसमेंट है वो फ्रेम 2 में होंगे. फ्रेम 2 का डेटा हमें रिप्लेस करना है थ्रू 1 से हम इसे रिप्लेस कर देंगे. हम यहाँ पर लिख देंगे 1.
एंड रिमेनिंग डेटा को हमें एज इट इज कॉपी करना है, वो हम कर चुके हैं. नेक्स्ट डिमांड है हमारी 2 की. वी हैव टू चेक फॉर 2 इज प्रेजेंट, 2 इज नॉट अवेलेबल. इन दैट केस वी हैव टू रिप्लेस, एंड द नेक्स्ट फ्रेम जहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा वो है F3. तो F3 में हमें रिप्लेस करना है. F3 को हम रिप्लेस करेंगे बाय 2 से हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया. रिमेनिंग डेटा हमने एज इट इज कॉपी किया. पेज फॉल्ट का केस था इसलिए एस्ट्रिक का साइन लगाया. नेक्स्ट डिमांड इज फॉर 3. चेक फॉर 3 इज अवेलेबल, 3 इज नॉट अवेलेबल. देन नेक्स्ट टर्न है फ्रेम नंबर 4. फ्रेम नंबर 4 का डेटा रिप्लेस होगा बाय 3 से हमने यहाँ पर इसको रिप्लेसमेंट कर दिया है, अकोमोडेट करवा दिया है, और रिमेनिंग डेटा को हमने एज इट इज यहाँ पर कॉपी किया है. और ड्यू टू फॉल्ट सर्विस हमने यहाँ एस्ट्रिक का साइन मेंशन किया है. ठीक है. नेक्स्ट अब हमारी डिमांड है 4 की. 4 इज अवेलेबल और नॉट, 4 इज नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट अब टर्न किसकी आएगी रिप्लेसमेंट के लिए? फ्रेम 4 तक हम पहुंच चुके थे. नाउ टर्न इज F1 की टर्न है अब. तो अब F1 का डेटा रिप्लेस होगा थ्रू 4 से हम इसे रिप्लेस कर देंगे. यहाँ हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है एंड रिमेनिंग डेटा हमने एज इट इज कॉपी किया है. दिस इज द केस ऑफ पेज फॉल्ट, so that asterisk sign mentioned. And next is 5. Demand is for 5. Again we have to check 5 is available, 5 is already not available. This is the case of page fault again. We have to mark asterisk sign and replace. अब हमारा टर्न कौन सी फ्रेम का है? तो टर्न है हमारा F2 का. F2 का हमारा टर्न है एंड हम F2 से रिप्लेस करेंगे 5 को. हमने 5 को रिप्लेस कर दिया. रिमेनिंग डेटा एज इट इज कॉपी कर दिया और 5 की डिमांड कंप्लीट. हमारी पूरी रेफरेंस स्ट्रिंग हो चुकी है कंप्लीट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो, हिट रेशो एंड पेज फॉल्ट रेशो. Calculate total number of hits. Total number of hits are 1, 2, only 2 hits. And total number of faults. Total number of page faults. Total number of page faults 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 number of faults occur. Now we have to calculate page hit ratio, that is total number of page hit upon total number of page references into 100. Page hit is 2 upon references are 12, we already counted, and into 100. 2 6 are 12. 2. Okay, wait. 100. Is 3 1s are 1 2 16.5 something आएगा इसका कैलकुलेशन. एंड नेक्स्ट इज पेज फॉल्ट रेशो. टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट upon total number of references
into 100. Page faults are, how many faults are? 10 upon 12 into 100. Wait. 10 upon 12 into 100. Something 83.5. तो now what we see that हमने क्या डिफरेंस एनालिसिस किया, यहाँ पर हमने एनालिसिस किया जब हमारे पास में 3 फ्रेम्स थे, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने थे, 3 थे, तब हमारे पास में नंबर ऑफ हिट कितने हुए, ओनली 3. एंड जब हमारे पास में पेज फ्रेम नंबर्स 4 थे तो हमारे हिट काउंट बढ़ने चाहिए थे, जबकि वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गए और जो नंबर ऑफ हिट्स आए वो 2 आए. यहाँ पर फीफो के केस में जब हमारा फ्रेम नंबर बढ़ा तो हमारे टोटल नंबर ऑफ हिट्स जो थे वो डिक्रीज हो गए और फॉल्ट्स बढ़ गए. इसे बोलते हैं हम यहाँ पर बैलाडीज anomalies. Baladi's anomalies. This is the name of one scientist who find this. When we increase the number of frames, then we again decrease the page hit. जिसे बोला जाता है Baladi's anomalies. So this was FIFO. We completed and we analyzed already. जब फ्रेम्स बढ़ जाएंगी तो रेशियो, हमारा हिट रेशियो है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ हिट्स जो है हमारे कम हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारे अगेन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट और लीस्ट मेथड और मोस्ट रिसेंटली यूज मेथड हम नेक्स्ट में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.